वेलकम टू वेलोज अकेडमी इस्लामाबाद। आज की हमारी वीडियो है एथिकल कंसिडरेशन इन दी आईसीटी। इसके अंदर हमने ये देखना है कि आईसीटी के अंदर इथिकल रिलेटेड क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इथिकल में आता है मैनर्स, कि किस मैनर्स को यूज़ करके आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। जैसे कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ यूज़ करते वक्त हमें अपने मैनर्स का ख्याल रखना है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें ये टॉपिक में सिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है द इथिकल कंसिडरेशन मीन्स थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग व्हेन वी यूज़ कंप्यूटर द इंटरनेट एंड देन टेक्नोलॉजी। इथिकल कंसिडरेशन में हमें ये सिखाया जाता है कि हम इंसानों के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत, इस चीज़ को हमें जहन में रख के ही कंप्यूटर को यूज़ करना चाहिए। ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और याद रखिएगा, जब भी आप इंट्रोडक्शन दिया करें आईसीटी का, चाहे आप इथिकल कंसिडरेशन वाला पोर्शन अटैम्प्ट करें या आईसीटी इन एजुकेशन अटैम्प्ट करें, हमेशा आईसीटी को फुल फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया करें कि आईसीटी फुल में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मेरी जितनी भी अब तक वीडियोज़ आई हैं आईसीटी की, उसमें मैंने ये एक मेन चीज़ बार बार इंट्रोडक्शन में दोहराई है कि आईसीटी का फुल फॉर्म बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपने बताना है कि इस आईसीटी में क्या क्या शामिल होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये सारा कुछ आईसीटी के अंदर आता है। ठीक है, ये सारा बताने के बाद आप मज़ीद इंट्रोडक्शन में लिखें टेक्नोलॉजी मेक्स आवर लाइव्स ईजियर, वी कैन लर्न ऑनलाइन, टॉक टू पीपल फार अवे एंड शेयर इन्फॉर्मेशन क्विकली। बहुत आसान अल्फाज में लिखा है कि आईसीटी के आने से ज़ाहिर है डिफरेंट टेक्नोलॉजी को आईसीटी ने ईजाद किया, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी इंसानों की ज़िंदगियाँ बड़ी आसान हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन सीखते हैं। हम इंसानों के साथ ईज़िली रब्ता रख सकते हैं, यानी कि पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब इस आईसीटी के आने से किसी को कॉल करना, मैसेज करना बहुत आसान हो गया है, यानी कि रब्ता रखना बड़ा आसान हो गया। उसके साथ हम इंफॉर्मेशन भी हमें इजीली मिल जाती, किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। बट विद दीज बेनिफिट्स ऑल्सो कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन हमें एक चीज़ और भी आप इसमें ऐड करेंगे इंट्रोडक्शन में कि आईसीटी ने अगर काम आसान किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज़िम्मेदारी हम पे कोई नहीं लगती। एज अ ह्यूमन बीइंग हम इंसानों पे ये ज़िम्मेदारी लगती है कि जब भी हम कंप्यूटर यूज़ किया करें या मोबाइल यूज़ किया करें और इंटरनेट का एक्सेस हो उस पर, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर और मोबाइल पे सोशल मीडिया जब यूज़ करें, तो हमें चाहिए कि सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज़ करें। हम किसी भी इंसान को गालियाँ ना दें, किसी भी इंसान से वल्गर वर्ड्स ना यूज़ करें सोशल मीडिया पे, ना कोई ऐसे अल्फाज अगले के लिए यूज़ करें जो गलत हों। इसीलिए ये हम इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करें, इंटरेक्शन करें लोगों के साथ। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इस आईसीटी को, यानी कि कंप्यूटर के इस्तेमाल को सेफ़ तरीके से यूज़ करें, ईमानदारी ऑनेस्ट तरीके से यूज़ करें और रिस्पेक्टफुल रहें, किसी की इज़्ज़त हम ख़राब ना करें। एथिकल रूल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली व्हेन यूजिंग आईसीटी। एथिकल रूल्स का मतलब है कि किस तरह के इखलाक हमारे पास होने चाहिए, ताकि हमें सही से पता लगे कि आईसीटी का इस्तेमाल हम कैसे सही से यूज़ करें। सही है, जैसे कि किसी भी इंसान को अगर आपने मोबाइल दे दिया है, कंप्यूटर दे दिया, उस पर इंटरनेट के कनेक्शन लगे हुए हैं, जिसकी मदद से वो सोशल मीडिया का अकाउंट अगर बनाता है, तो उसको चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे किसी इंसान के साथ वल्गर या फजूल बात ना करे। ये चीज़ नहीं मानी जाती। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं इथिकल रूल्स, यानी कि इंसान को कैसे सही से बिहेव करना है। अंडरस्टैंडिंग एथिक्स इन आईसीटी। अंडरस्टैंडिंग एथिक्स इन आईसीटी की हेडिंग देखिए, फिर आपने एथिक्स को इस पर एक्सप्लेन करना है, फिर हमने बताना है आईसीटी क्या है। सही है, तो एथिक्स के बारे में हमने बताना है कि एथिक्स आर रूल्स अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एथिक्स हमें ये सिखाता है कि अच्छी चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या होती है। दीज रूल्स गाइड पीपल टू एक्ट इन गुड एंड फेयर वे। एथिकल रूल्स सीखने से इंसान को ये पता लगता है कि इंसानों के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। इन्हीं को कहते हैं एथिक्स। सही है, जैसे कि अगर आप लोग कोई गलत चीज़ कहोगे किसी को, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं एथिक्स। फिर आता है व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी में सिंपली बताना है कि इसमें टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जिसकी मदद से डाटा स्टोर किया जाता है। आईसीटी में डाटा सेंड आप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो, यानी कि आईसीटी बेसिकली कंप्यूटर ही होता है या मोबाइल फ़ोन ही होता है, जिसकी मदद से आप दोस्त के भेजे हुए इन्फॉर्मेशन या तस्वीर को सेव कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं आईसीटी, यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर के इस्तेमाल को हम आईसीटी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर्स आ जाते हैं, स्मार्टफोन आ जाता है, इंटरनेट का एक्सेस होता है, ईमेल एड्रेस लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया हम इस पर यूज़ करते हैं आईसीटी के अंदर। ठीक है, वाई इज़ एथिक्स इन इज़ इम्पोर्टेंट इन आईसीटी। यहाँ पे आप चाहो तो क्वेश्चन की तरह भी हेडिंग दे सकते हो, या आप चाहो तो इसको सिंपल हेडिंग भी बना सकते हो बगैर क्वेश्चन के। तो आपने सिंपली लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ importance of
ICT इन कंप्यूटर, इस तरह की भी आप हेडिंग दे सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ ICT, सॉरी इम्पोर्टेंट ऑफ एथिक्स इन ICT, ठीक है। यानी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में भी हेडिंग बना सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन ICT की भी हेडिंग दे सकते हैं। फिर आपने बताना है कि एथिक्स हेल्प्स पीपल यूज टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली, प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम हार्म, कीप इन्फॉर्मेशन सेफ एंड प्राइवेट। जिस भी इंसान को पता होगा कि सही मैनर्स क्या हैं इंटरनेट पे किसी भी इंसान से बात करना। अब जैसे कि आप लोग अभी मेरी यूट्यूब को देख रहे हैं, यूट्यूब के नीचे हमेशा कमेंट्स की ऑप्शन रखी जाती है। अगर आप उस कमेंट सेक्शन में वल्गर या कोई भी ऐसी चीज़ बोलेंगे जो सही ना हो, जो मैनरलेस बात लग रही हो, आपके कमेंट्स अगर गलत हों, तो ये चीज़ फिर इथिक्स में आती है कि आपने गलत चीज़, गलत कमेंट यूज़ किया है, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इथिक्स को यानी कि अपने मैनर्स को सही रखा करें जब भी हम ICT को यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है ICT के अंदर वो घुस जाएंगे, यानी कि सोशल मीडिया में घुस जाएंगे तो जिसका दिल चाहे जो मर्ज़ी कह दे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि हम किसी भी इंसान को ICT में यानी कि सोशल मीडिया पे भी एम्बेरस या बुरा फील नहीं करवा सकते अपने कमेंट्स और मैसेज के थ्रू, क्योंकि ऐसे लोगों को पुलिस उठा के जेल में डाल देती है जो कि किसी के साथ गलत कमेंट करते हैं या उनको मैसेज करते हैं गलत। इसीलिए हम इंसानों को ICT इन ऑफ इथिक्स के इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि हमें चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सही से निभाएं जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करें। जिम्मेदारी लें कि हमें किसी भी इंसान के साथ गलत रवैया नहीं रखना ऑनलाइन, ना ही किसी के कमेंट सेक्शन पर आके गलत बातें बोलनी है। प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम हार्म, और हमें चाहिए कि हम दूसरों को हार्म ना पहुंचाएं अपनी बुरी बातों की वजह से। और हमें चाहिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को भी सेव रखें, खुद को भी प्राइवेट रखें और दूसरे लोगों की भी प्राइवेसी रखें, हम अगले लोगों को भी तंग ना किया करें, ठीक है, ऑनलाइन। फिर आगे आता है प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। इस चैप्टर के अंदर आपको प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। आपने सबसे पहले व्हाट इज़ प्राइवेसी की हेडिंग देनी है। अगर आप व्हाट इज़ क्वेश्चन फॉर्म में हेडिंग नहीं देना चाहते तो आप इस सिंपल इस पर प्राइवेसी की हेडिंग दे दें, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेसी एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। दो तरह से हेडिंग्स दी जाती हैं। एक हेडिंग वो होती है जिसमें आप क्वेश्चन फॉर्म की हेडिंग बना दो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन की तरह लिखी है, या डायरेक्ट आप प्राइवेसी की हेडिंग दे दो बगैर क्वेश्चन की, जिसमें डायरेक्ट प्राइवेसी को एक्सप्लेन कर दें। या इस तरह से भी हेडिंग दे सकते हैं मीनिंग ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर एक सवाल करते हैं कि मैम हमसे हेडिंग्स याद नहीं होती। हेडिंग्स आपने खुद लिखनी होती हैं अपनी तरह से, चाहो तो क्वेश्चन बना के लिखो, चाहो तो मीनिंग ऑफ प्राइवेसी की हेडिंग दे दो, चाहो तो जैसी ही मर्जी हेडिंग दे दो, ठीक है। लेकिन वो हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो टॉपिक के साथ रिलेट कर रही हो, ठीक है। अब प्राइवेसी की जब आप हेडिंग देते हो तो आप बताएंगे प्राइवेसी का मतलब है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना एंड नॉट शेयरिंग इट विदाउट परमिशन। और अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं आपकी वो सेफ रखें आप लोग, ठीक है। ये हर बंदे से शेयर ना किया करें अपनी ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि अपनी फ़ोटोज़, अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, चाहे आपकी फैमिली की बातें हों, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, हर बंदे को आप शेयर ना किया करें सोशल मीडिया पे, ठीक है। चाहे आप व्हाट्सएप पे बात करिए या कहीं पे भी, उस चीज़ को आप खुद प्राइवेट रखा करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर आगे आता है एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आप एग्जांपल दे सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है अपना नाम हर बंदे से शेयर ना करें, अपने घर का एड्रेस हर बंदे से शेयर ना करें, अपना फ़ोन नंबर हर किसी से शेयर ना करें, अपनी फ़ोटोज़ और अपने पासवर्ड्स, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं एग्जांपल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है वाई प्रोटेक्टिंग डाटा इज़ इंपॉर्टेंट। वाई प्रोटेक्टिंग डाटा इज़ इंपॉर्टेंट की जगह आप हेडिंग दे सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, सही है। यानी कि आप चाहो तो क्वेश्चन फॉर्म में बनाओ या इस तरह से, सही है। अब आपने थोड़ा सा रीज़न देना है कि क्यों हम इंसानों के लिए अपनी प्राइवेट चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। उसका मेन रीज़न है ताकि कोई भी हमारे डाटा को चोरी ना करे। अब आप सोच रहे होगे कि ऑनलाइन को कैसे हमारा डाटा चोरी कर सकता है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, आपको वो वीडियो रियलिटी टीवी पे मिल जाएगी, जिस पे एक स्कैम के ऊपर उन्होंने बताया था। रियलिटी टीवी काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो आई थी। उस पर हुआ क्या था कि एक बंदा ने क्या किया, ख़ुद को मैनेजर बना दिया उस कंपनी का और कहा कि आपको हम फ्री पार्सल दे रहे हैं। और उस पार्सल में ज़ाहिर बात है कोई ऐसी चीज़ थी जो कीमती थी और वो आपको कह रहे थे कि आपको हम ये पार्सल भेजने लगे हैं। अब वो जो मैनेजर है उसने अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे जो फ़ोटो लगाई हुई थी प्रोफाइल पे, वो फ़ोटो उसने किसी ऐसे बंदे की ली हुई थी जिसको पता ही नहीं था कि उसकी फ़ोटो यूज़ की जा रही है इस स्कैम के अंदर। और ये चीज़ हकीकत में हुई है। आप चाहो तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। रियलिटी टीवी में एक स्कैम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है, चैनल का नेम है रियलिटी टीवी, आप जाके देखना, बड़े मज़े की वीडियो है। उसमें रियल में वो स्कैम हुआ था पाकिस्तान में, और उसी स्कैमर ने जो मैनेजर बना हुआ था इस कंपनी का, उसने जो फ़ोटो यूज़ की वो थी किसी ऐसे बंदे की जो कि इंडिया का था या पता नहीं किसी और मुल्क का, और वो एक अच्छा एक रिस्पेक्टफुल बंदा था, लेकिन उसकी तस्वीर इस गलत कामों के लिए लोग यूज़ कर रहे थे। तो यही रीज़न है कि हमें अपने डाटे को प्राइवेट रखना चाहिए, चाहे हमारी तस्वीर हो, हमारा नाम हो, हमारे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि
क्योंकि लोग इसको चोरी करके अपने गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं। चाहे हमारी तस्वीर भी हो, वो तस्वीर आप इस स्कैमर ने भी तो यही किया कि तस्वीर उस बंदे की लेके अपने प्रोफाइल पे लगाई और कहा कि हम तो जो है इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि किसी और की तस्वीर उसने खुद यूज़ की और गलत कामों में उसको यूज़ किया। फिर आता है मिसयूज़, यानी कि हमारे डाटा को मिसयूज़ इस तरह से किया जाता है, हमारा डाटा चोरी करके फिर ये लोग मिसयूज़ करते हैं। शेयर्ड विदाउट परमिशन, और आप ही के डाटे को बगैर आपकी परमिशन से हर जगह ये लोग शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि आपकी कोई पर्सनल फ़ोटो है वो आपकी परमिशन के बगैर शेयर की जाएंगी। इसीलिए हम लोगों को सिखाया गया है कि हमें चाहिए जब भी सोशल मीडिया यूज़ करें, अपनी लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को, अपनी तस्वीरों को, इन चीज़ों को प्राइवेट रखा करें। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली, अब मैं इसकी आसान एग्जांपल यूट्यूब की बताती हूँ। मेरी जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे बनाई जाती हैं, जितनी भी मेरी वीडियोस यूट्यूब पे बनती हैं, वो ओरिजिनल होती हैं। मेरी वीडियो का कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जिसमें चोरी हो या स्टोलन कंटेंट हो, वो 100% मेरा अपना ही काम होता है। इसी वजह से मेरी वीडियो जो है उस पर कॉपीराइट नहीं आता। यही कॉपीराइट बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। अब आप सोच रहे हो कि कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट बेसिकली किसी और की चीज़ जब हम कॉपी करके एज इट इज़ अपने यूट्यूब पर लगा देते हैं, या किसी और इंसान के लिखे हुए डाटे को या उनकी बातों को एज इट इज़ हम अपने चैनल पर यूज़ करते हैं, तो इसी चीज़ को कॉपीराइट कहा जाता है। सही है। यानी कि किसी के गाने को, किसी की आवाज़ को, किसी की लिखी हुई किताबों को हम एज इट इज़ नहीं लगा सकते, चाहे आप यूट्यूब पे लगाओ या किसी और चीज़ पे। इसी चीज़ को कॉपीराइट कहते हैं और यही चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आप बताओगे, इसका मतलब ये है कि किसी के आइडियाज़ या किसी की क्रिएशन को आप चोरी कर लो, जैसे कि किसी के गाने को, किसी की वीडियोस को, किसी की लिखी किताब को, या किसी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर को। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप चोरी करके अपने नाम लगा के बेचते हो आगे, या लगा देते हो कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो इसी चीज़ को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स वर्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों बनाया गया लॉ? ये इसलिए बनाया गया ताकि हम दूसरे लोगों के कामों की रिस्पेक्ट करें। यानी कि अगर किसी और बंदे ने कोई कंटेंट बनाया है, हमें नहीं चाहिए कि उसकी परमिशन के बगैर उसको चोरी करें और अपने नाम से आगे बेचें या अपने नाम से आगे उसकी मशहूरी करें। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अगलों की भी रिस्पेक्ट करें। तो रिस्पेक्ट अगर वो बंदे हमारी नहीं करे जो हमारा काम चोरी करे, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है वो उस बंदे को रोक देगा। कैसे रोकेगा? अब मेरी वीडियो कोई भी बंदा एज इट इज़ यूट्यूब से लेके कहीं पर भी लगाएगा, तो उस बंदे को उस वीडियो के ऊपर फ़ौरन से कॉपीराइट स्ट्राइक का एक लेटर भेज दिया जाएगा उसकी ईमेल एड्रेस पे, और उस बंदे से कहा जाएगा, यूट्यूब खुद ही ये सारा मैनेज करेगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं मैनेज करने की। यानी कि यूट्यूब खुद ही उस बंदे को रोकेगा और कहेगा ये वीडियो मेरी है, ठीक है, और आप इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। नुकसान इसका ऐसा होगा ना कि जो भी बंदा मेरी वीडियो अगर बार बार डालता जाएगा ये जानने के बावजूद भी कि ये वीडियो मेरी है और यूट्यूब भी उसको रोक रहा है, तो अगर उसने एक से ज़्यादा मेरी वीडियोस लगा दी तो उसका चैनल ही पूरा का पूरा उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा खुद ही, चाहे मैं कोई एक्शन लूँ या ना लूँ। तो ये चीज़ जो होती है इस चीज़ की, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए अगलों की रिस्पेक्ट करें, किसी का कंटेंट हम ना लें। अच्छा, इसमें आपने थोड़ा सा बताना है कि पीपल शुड गिव क्रेडिट टू दी ओरिजिनल क्रिएटर, यानी कि इंसानों को चाहिए कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको क्रेडिट दें, उसको कहें कि आपने ही ये काम किया था, ठीक है, और ये काम हम इसको अगर चोरी करें तो हमारी गलती है, हम ये काम आपको हम इसका क्रेडिट देंगे। क्रेडिट मीन कि आप ही इस चीज़ के मालिक हैं, आपने इसको बनाया, हम इस चीज़ पे आपकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। इसको क्रेडिट कहते हैं। नॉट कॉपी समवन्स वर्क विदाउट परमिशन। इसमें ये बात भी बतानी है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसलिए बनाया गया ताकि हम किसी और बंदे के काम को बगैर उनकी परमिशन के कॉपी ना करें, ठीक है। फिर आता है पिलग्रिज्म। Plagiarism means copying someone else's work and pretending it's yours. This is dishonest and unethical. Plagiarism का मतलब होता है किसी की लिखी हुई किताब को या कोई नोट्स को आप एज इट इज़ यूज़ कर रहे हो और बाद में कहो कि ये काम तो मेरा अपना है, ठीक है। तो ये चीज़ प्लेगरिज्म होती है। प्लेगरिज्म की आसान एग्जांपल ऐसी है कि आपको कोई टीचर असाइनमेंट लिखने के लिए देता है। असाइनमेंट में क्या होता है कि आपको किसी टॉपिक पे खुद से बातें लिखनी है, लेकिन आप वो क्या करते हो, वो टॉपिक के ऊपर सारी बातें किसी और के जो है डाटे से उठा के अपने अंदर डाल देते हो अपने आंसर में। सही है। जैसे आप अपने आंसर में यानी कि अपने असाइनमेंट में किसी और का काम डालते हो ये कह के कि ये तो मैंने की है, तो फिर फ़ौरन से एआई डिटेक्ट कर लेगा कि ये काम आपका नहीं है, फ़लाँ बंदे ने ये चीज़ लिखी है। तो इस तरह से प्लेगरिज्म आ जाता है, यानी कि आपने किसी और का काम चोरी किया होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि कॉपी करना किसी और के काम, ठीक है। इस हरकत को कैसा कहा जाता है? इस हरकत को डिसऑनेस्टी कहा जाता है, अनइथिकल कहा जाता है। यानी कि प्लेगरिज्म जो करता है इट मीन्स कि उसने दूसरे की लिखे डाटे को चोरी किया है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास साइबर बुलियिंग की। साइबर बुलियिंग क्या होता है? साइबर बुलियिंग का मतलब है किसी इंसान को तंग करना। जैसे कि हम हकीकत में किसी मोटे बंदे को देखते हैं तो उसको बुरा फील करवाने के लिए हम कहते हैं तुम तो मोटे हो, तुम तो ऐसे हो, राइट। हम करते हैं इस तरह की बचकाना हरकत जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वही चीज़ हम
ऑनलाइन भी करते हैं। हम किसी मोटे बंदे को देख लें तो उसके बारे में गलत बातें बोलने लगेंगे, किसी कमज़ोर बंदे को देखें जिसकी सेहत सही नहीं है किसी बीमारी की वजह से, तो हम उसके बारे में भी फजूल बातें ऑनलाइन उसके कमेंट में बोलने लगेंगे। यही चीज़ होती है साइबर बुलिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट पे बोले, क्या पता जो बुरे लोग हों वो उन बंदों के मैसेज में जाके, प्राइवेट मैसेज में जाके भी फजूल थर्ड क्लास किस्म की बातें भी करते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं साइबर बुलिंग। इससे होता क्या है नुकसान? इससे होता यह है कि जो बंदा है जो ऑनलाइन बैठा हुआ है उसकी फीलिंग्स आप हर्ट कराते हो, उसको इंसल्ट फील करवाते हो। ठीक है, कैसे होता है ये सब? मैसेज पे गलत बात बोली जाती है, कमेंट्स पे गलत बात बोली जाती है, पोस्ट, जो बंदा पोस्ट अपलोड करता है तस्वीरें, उसके अंदर इंसल्टिंग या फजूल कमेंट्स किए जाते हैं कि उस बंदे को बुरा फील हो जिसने वो पोस्ट लगाई है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग में क्या होता है ना कि जो पुलिस है उसको हम ये शिकायत कर सकते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर वेबसाइट्स हैं और भी बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी वाली वेबसाइटें हैं, वहाँ पे जाके हम इन लोगों की शिकायतें कर लेते हैं। फिर ऐसे लोगों की जो आईडी है वो उड़ा देता है, या ऐसे लोगों को पुलिस खुद घर से उठवा लेती है जो दूसरे लोगों को जाके तंग करता है, साइबर बुलिंग करता है। इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि सेंडिंग मीन मैसेजेस, मीन मीन्स बुरे मैसेजेस जिससे अगले को तकलीफ़ पहुँचे मैसेज सुन के, पोस्टिंग एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़, और जिस इंसान ने कोई तस्वीर लगाई है, पोस्ट की है, उसने पूरे कपड़े पहने हुए, लेकिन आप उस बंदे को तकलीफ़ देने के लिए उसी की तस्वीर पे मूछें बना दो, उसको तंग करने के लिए मूछें बना दो, फिर वही मूछें बना के वही फ़ोटोज़ उसके इनबॉक्स में भेजो कि देखो तुम तो इतने बुरे लगते हो। तो इस तरह की गलत हरकतें करना। ठीक है, स्प्रेडिंग रोमर्स ऑनलाइन। रोमर्स मीन्स कि किसी इंसान के बारे में गलत अगवा होता है कि अफवाह होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। मतलब किसी इंसान के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन बोलना ऑनलाइन, यानी कि मिसाल के तौर पे एक बंदा बड़ा मशहूर है, जैसे कि अभी पाकिस्तान में बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि रजब भट्ट हो गया, ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इस तरह के बहुत से मशहूर सेलिब्रिटीज़ जो हैं जो नए नए डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो हम उनके बारे में गलत बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये चीज़ भी साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो किसी के बारे में गलत बातें यानी कि झूठे रूमर्स, इस तरह की बातें नहीं फैलानी चाहिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हाउ टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग। और साइबर बुलिंग से बचा कैसे जा सकता है, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन, रिपोर्ट बुलिंग, ब्लॉक हार्मफुल यूज़र्स। इसमें बचा इस तरह से जाता है कि हमें चाहिए कि हम किसी भी इंसान के साथ गलत ना बिहेव करें, रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। ठीक है, अच्छे से रहे खुद और दूसरे के साथ भी अच्छे से रहे, लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा बाज नहीं आता, वो गलत बिहेव करता है, बुलिंग करता है, तो हमें चाहिए कि इन बुलीज़ के ऊपर, जो बुली कर रहा है, हमें तकलीफ़ दे रहा है, तंग कर रहा है मैसेजेस और कमेंट करके, हम इनकी रिपोर्ट करें ताकि इनको पुलिस उठा के घर ले जाए और उनकी आईडीज़ को ब्लॉक कर लिया जाए परमानेंटली उस प्लेटफॉर्म से, उस सोशल मीडिया से। या फिर अपने आसानी के लिए हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे बंदों को ब्लॉक कर दें। ठीक है, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अलग से एक हेडिंग आ जाती है, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता क्या है? ये इंसानों को ये सिखाता है, ये वाला पोर्शन, कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए ऑनलाइन। ठीक है, तो इस डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम हेडिंग देंगे रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप्स आ गए, इनको इस्तेमाल करते वक्त हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्यों रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? यानी कि हम खुद किसी को हार्म ना पहुंचाए, यानी कि अगर हमारे हाथों में मोबाइल्स हैं, इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है और हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और हमें चाहिए कि हम इसका गलत इस्तेमाल ना करें, किसी के साथ गलत बिहेव ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यही चीज़ ये टॉपिक सिखा रहा है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर गुड पर्पज़। और हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी को हम गुड पर्पज़ के लिए, यानी कि सही वजह से यूज़ किया करें। फिर आता है फॉलोइंग रूल्स एंड लॉज, और हमें चाहिए कि हम सारे लॉज एंड रूल्स को फॉलो करके अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया करें। ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट ऑनलाइन। बीइंग ऑनेस्ट ऑनलाइन का मतलब है ईमानदारी से जो है हम यूज़ करें। अब जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं झूठी खबरें अगर फैलाना शुरू कर दूंगी यूट्यूब पे, जैसे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गलत होगी, तो फिर मेरे स्टूडेंट्स ट्रस्ट मुझ पे नहीं करेंगे। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने न्यूज़ डाली थी रिज़ल्ट की, मैंने अपनी तरफ से तो वो न्यूज़ सही डाली थी, बट उस एग्जैक्ट डेट पे वो रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन स्टूडेंट को मुझ पर ट्रस्ट था, इसलिए मैंने फिर रिज़ल्ट के हवाले से स्टूडेंट को एक और वीडियो बना के दी और उनसे कहा कि आप थोड़ा वेट करें। एंड वही स्टूडेंट ने रिस्पेक्ट किया मेरी और उन्होंने वेट किया, और जब नेक्स्ट रिज़ल्ट डेट अनाउंस हुई तो मैंने उस जो रिज़ल्ट आया था ना उससे 2 दिन पहले ही मैंने एग्जैक्ट डेट
जो है न्यू वाली अनाउंस कर दी और सारे स्टूडेंट ने मेरी उस न्यू डेट के अकॉर्डिंग ही वेट किया और उसी डेट को ही अगली दफ़ा रिजल्ट आ भी गया था। तो यही होता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कुछ ऊपर नीचे हो जाती है बात, रिजल्ट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती, क्योंकि देखें ना, आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती है। अगर मैं वो ट्रस्ट ख़राब कर दूँगी बार बार फॉल्स और झूठी इन्फॉर्मेशन दे के, तो जो ऑडियंस है वो दोबारा पर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ किया करें, हम इन्फॉर्मेशन अगर किसी को कोई दें तो वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स यानी कि झूठी नहीं होनी चाहिए। फॉल्स को कहते हैं झूठी नहीं होनी चाहिए। और हमें चाहिए कि हम कोई भी फेक अकाउंट्स ना बनाया करें अपने, ठीक है। वैसे ही फेक अकाउंट बना ले तो वो चीज़ है, लेकिन फेक अकाउंट बना के किसी को तंग करना, किसी के साथ गलत करना, तो वो फिर गलत चीज़ होती है, ठीक है। चीट्स और हैक अदर्स, और फिर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए ऑनलाइन आके। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं कि लोग जो है फ्रॉड कॉल्स करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, चीट करना, गलत काम करना या किसी की आईडी को हैक कर देना, ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये सारे काम ना करें, इन चीज़ों से बचें। नेक्स्ट चीज़ें आती हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के अंदर आपने दो हेडिंग्स देनी है, आई थिंक दो ही हैं, जी दो हेडिंग देनी है। पहली हेडिंग आएगी इसमें प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, कि आप अपने डिवाइस के अंदर सबसे पहले तो एक अच्छा सा पासवर्ड लगाया करें ताकि आपके डिवाइस में हर बंदा घुस ना सके। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप अपने डिवाइसेस के अंदर लैपटॉप यूज़ करते हो या मोबाइल यूज़ करते हो तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाया करो, यानी कि डाउनलोड करके रखा करें अपने मोबाइल में, क्योंकि इनकी मदद से पता लग जाता है कि आपके मोबाइल में कोई वायरस तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये ऐप्स क्या करते हैं, फ़ौरन से वायरसेस को डिटेक्ट कर देते हैं। कीपिंग सॉफ्टवेयर अपडेट, और हमें चाहिए कि हर तरह के जो ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी, उसको हर दफ़ा अपडेट करते रहें। अपडेट करना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि जब नया अपडेट इसका आता है ना, वो क्या करता है, पिछले वाले पुराने वाले वर्जन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोई भी बंदा हमारे आईडीज़ को ख़राब नहीं कर सकेगा जब हम अपडेट करते रहेंगे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है सेफ़ इंटरनेट यूज़, और हमें चाहिए कभी भी पब्लिक वाला इंटरनेट ना यूज़ किया करें। जैसे होता है ना, हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कहीं पब्लिक में फ्री नेट मिल जाता है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, कनेक्ट करा लेते हैं, नहीं किया करें, क्योंकि वो जो नेट होते हैं ना, वो इफेक्टेड होते हैं, उस पर स्कैमर्स ने ना जो है कोई छेड़छाड़ी की होती है, जिसकी मदद से जैसे ही हम उसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस स्कैमर को चली जाएगी उस इंटरनेट की वजह से। इसलिए कोशिश किया करें पब्लिक नेट पे कभी भी अपने मोबाइल को या लैपटॉप को कनेक्ट ना किया करें। उसके अलावा किसी भी स्ट्रेंजर को, यानी कि अजनबी को, अपना लैपटॉप या मोबाइल ऐसी ही ना पकड़ाया करें, ठीक है। तो यही तरीका है बचने का। तो ऑनलाइन सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखें, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी स्ट्रेंजर को ना दें, यानी कि अपने घर के मामलात, अपनी तस्वीरें, अपनी जो भी प्राइवेट बातें हैं वो किसी अजनबी से ना शेयर किया करें। अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स, और हमें चाहिए कि हम कोई भी लिंक्स, आपको अक्सर देखा ही होगा आप लोगों ने कि व्हाट्सएप पे लोगों को डिफरेंट लिंक्स शेयर किए जाते हैं, ऐसे लिंक्स जो अथेंटिक ना हो। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को लिंक्स भेजती हूँ, लेकिन मेरा जो लिंक है वो अथेंटिक होता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूट्यूब की वीडियोज़ के लिंक्स भेजती हूँ और स्टूडेंट्स को पता है हमारी टीचर ने भेजा तो उनको ट्रस्ट है। लेकिन अगर किसी ऐसे ग्रुप में हो, कोई रैंडम बंदा आपको लिंक पे कह रहा है कि इस पर क्लिक करो, आप उसको जानते नहीं हो, ना ही वो एडमिन है, ना ही वो ट्रस्टेड बंदा है, तो कभी भी किसी की भी भेजे हुए लिंक्स पे क्लिक ना किया करें, क्योंकि वो जो लिंक्स होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। उन लिंक्स पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपको कहा जाता है कि फेसबुक पे लॉगिन करिए, यानी कि जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे फेसबुक पे लॉगिन की ऑप्शन आ जाएगी। आप जैसे ही अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करोगे, वही फेसबुक अकाउंट हमारे व्हाट्सएप के साथ भी लगा होता है, इंस्टाग्राम से, तो हमारे सारे सोशल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी सस्पिशियस अजनबी लिंक्स पे क्लिक्स ना किया करें। यूज़ ट्रस्टेड वेबसाइट, हमेशा उन्हीं वेबसाइट्स पे गुस्सा करें जिस पे ट्रस्ट हो। जैसे कि यूट्यूब एक मेन वेबसाइट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक अकाउंट, यानी कि जितने भी बैंक वाले बंदे हैं, हर बंदे की वेबसाइट को ना खोला करें। जिस भी बैंक की वेबसाइट अगर आपने खोलनी भी है ना या लॉगिन करना है, आप उन बैंक वालों से कॉल करो, उनसे कहो कि क्या ये वेबसाइट आपकी ही है। अगर वो बैंक वाले कहें नहीं हमारी वेबसाइट नहीं है, हम आपको सही वाला लिंक भेजेंगे वेबसाइट का, तो उन्हीं की ही दी गई लिंक्स पे क्लिक किया करो। क्योंकि हर तरह के जो बैंक, सपोज लास्ट टाइम हुआ क्या था कि अस्करी वालों की ना एक वेबसाइट बनी हुई थी, लेकिन उसी सेम नेम की और भी 2-3 थी, पुराने वक्त की बात है। तो वो चीज़ स्कैम होती है, यानी कि एक ही वेबसाइट इनकी होती है, बाकी की वेबसाइट स्कैमर्स ने बनाई होती है, ताकि जो भी लोग इन स्कैम वेबसाइट पर लॉगिन करें उनके पैसे बैंक से फिर वो लोग निकाल लेते हैं। इसीलिए हमेशा उन वेबसाइटों पे जाएं जिस पे आपको ट्रस्ट हो। नेक्स्ट हेडिंग आती है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? इसका मतलब है सोशल मीडिया पे हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाता है। इसका मैं एग्जांपल खुद की देती हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे या गूगल पे या फिर क्रोम पे मेरा नाम सर्च करो,
तो मेरी आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगी। यूट्यूब के अलावा भी अगर मेरा ही नेम आप क्रोम पे या गूगल का कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करें, उस ब्राउज़र पे जाके मेरा नेम लिखोगे तो मेरे नाम से जुड़ी मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट, मेरा फेसबुक पेज और मेरा जो है यूट्यूब चैनल जितने भी हैं, सारा कुछ आपको मेरा मिल जाएगा। ये होता है फुटप्रिंट, यानी कि आप अपनी छाप छोड़ देते हो सोशल मीडिया पे, कि आपके नाम से ही पता लग जाता है कि आपने बहुत सा डाटा पोस्ट किया हुआ है। सही है, इसी चीज़ को कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। तो आपने बताना है डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या, इसका मीनिंग भी दे सकते हैं। इस पे आप मीनिंग की भी हेडिंग दे सकते हैं कि मीनिंग ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिजिटल फुटप्रिंट का मीनिंग देना है कि डिजिटल फुटप्रिंट बेसिकली रिकॉर्ड होता है किसी भी चीज़ का जो एक इंसान करता है ऑनलाइन। जैसे कि कोई इंसान कोई पोस्ट डाल रहा है, फोटोज़ डाल रहा है या कोई कमेंट कर रहा है, तो उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन ही सेव हो जाता है। जैसे कि मेरी अगर कोई पोस्ट है, जैसे कि मैंने कोई पिक्चर डाली है किसी पेपर की, पास पेपर की, तो वो रिकॉर्ड मेरे ऑनलाइन सेव हो जाएगा। कैसे कि अगर आप नेट पे मेरा नेम अगर सर्च करोगे तो मेरे नेम से जो भी पोस्ट किया गया होगा, यानी कि मेरी फेसबुक आईडी से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से जो भी पोस्ट किया गया होगा, और मेरा नेम ऑफ कोर्स मेरे सारे अकाउंटों पे लगा हुआ है, तो उस नेम के अकॉर्डिंग जो भी डाटा मैंने पोस्ट किया वो सारा आपको दिख जाएगा। यही होता है डिजिटल फुटप्रिंट। वाई डिजिटल फुटप्रिंट मैटर्स, कि डिजिटल फुटप्रिंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट बता सकते हैं। व्हाट वी शेयर ऑनलाइन कैन स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन अफेक्ट आवर फ्यूचर स्टडीज़, जॉब्स एंड रेपुटेशन। इसमें हमने बताना है कि डिजिटल फुटप्रिंट हम इंसानों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ पूरी ज़िंदगी रहेगी। यानी कि अगर मेरा नेम, ठीक है, मैंने अपने नाम को यूज़ करके एक प्रॉपर चीज़ डाली है गूगल पे, जैसे कि वीडियोस डाली इन्फॉर्मेशन लॉ वाली, और पोस्ट डाली है पिक्चर्स पेपरों की, तो ये एक काम की चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे रहेगी। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो वल्गर काम कर रहा है, वल्गर चीज़ें डाल रहा है, तो वो चीज़ भी पूरी ज़िंदगी रहेगी सोशल मीडिया पे। ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि किसी इंसान ने अगर सोशल मीडिया को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया, गलत तरीके से यूज़ किया, तो उसका गलत काम पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे, गूगल पे रह जाएंगे। ठीक है, और यही चीज़ होती है कि जो भी इंसान कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, चाहे वीडियोस बनाती हूँ लॉ वाली, चाहे कोई पास्ट पेपर पोस्ट करती हूँ, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है अपलोड करती हूँ, वो पूरी ज़िंदगी मेरे जो है सोशल मीडिया पे रहेगी। जिससे होगा क्या कि मेरे बाद भी मैं अगर दुनिया से चली भी जाऊँगी तो मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी ज़िंदगी जो है रहेगी, जिससे फ्यूचर के स्टूडेंट उसी डाटे से स्टडी कर सकते हैं। जिनको जॉब्स चाहिए तो जॉब्स रिलेटेड भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ऑनलाइन। और रेपुटेशन भी इंसानों की यही फुटप्रिंट बनाता है, यानी कि मेरी स्टूडेंट की नज़र में मेरी क्या रेपुटेशन है, वो मेरे पास्ट के काम से और मेरे प्रेजेंट के कामों से पता लगेगी। यानी कि मैं फ्यूचर में, पास्ट में और प्रेजेंट में जो भी चीज़ पोस्ट करती रही हूँ आप लोगों के लिए, चाहे वीडियो हो, पोस्ट हो, उससे मेरी रेपुटेशन बनती है। अगर मैं अच्छी चीज़ पोस्ट करी हूँ तो मेरी फिर रिस्पेक्टफुल पोस्ट होगी। वैसे ही कोई बंदा गलत चीज़ पोस्ट करेगा, उसकी उसी तरह की ही रेपुटेशन बनती है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है फेयर एसेस टू टेक्नोलॉजी। फेयर एसेस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब भी टेक्नोलॉजी का एसेस, यानी कि किसी मोबाइल इंटरनेट का आपको एसेस मिलता है, यानी कि आप इजीली मोबाइल एंड लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको गलत कामों के लिए यूज़ किया जाए। तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को, यानी कि अपने मोबाइल वगैरह को अच्छे कामों के लिए यूज़ करें। तो सबसे पहले आपने इसमें पॉइंट देना है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। एवरीवन शुड हैव द इक्वल असेस टू टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि हर बंदे को चाहिए कि वो उसको असेस मिले टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज़ करने का। ये तो खैर आम सी बात है, अब तो हर बंदे के पास टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया, बट आपने जनरली ये बात वैसे दोहरा भी देनी इस पर। द डिजिटल डिवाइड, digital divide means some people have technology and internet access while others do not. This creates inequality in education and opportunity. हमने यहाँ पे ये बताना है कि कुछ लोग जो थोड़े से अमीर होते हैं उनके पास इंटरनेट और मोबाइल्स उनके पास होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के पास टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, इंटरनेट होता है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनकी वजह से उनको इंटरनेट और मोबाइल वगैरह का एक्सेस नहीं मिलता, तो उनके पास वो वाली तालीम और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती। इसकी आसान एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि अभी जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं वो आप यूट्यूब से ही मेरी वीडियोस देख रहे हो। यूट्यूब से कैसे देख रहे हो कि आपके पास मोबाइल है, यानी कि मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट का कनेक्शन उस पर लगा हुआ है, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। लेकिन वहीं पर कोई और इंसान होगा जिसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो यूट्यूब को खोल सके, यानी कि उसके पास मोबाइल ही नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो फिर वो स्टूडेंट जो है उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा जितने अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये होता है डिजिटल डिवाइड। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमने थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताना है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमने बताना है कि इसको शॉर्ट में आईपी कहते हैं। इसका मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कि
इंसान के जहन में, जो माइंड में जो क्रिएशन होती है, जो चीज़ वो इजाद करता है, वो काफ़ी वैल्यूएबल होती है। इसकी एग्जांपल मैं अपने यूट्यूब चैनल की आपको देती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बेतहाशा लॉ रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। यानी कि मेरे चैनल सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं, बल्कि इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी और कराची की यूनिवर्सिटीज़ और बलोचिस्तान, बहावलपुर एंड पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी के लॉ मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्यूब पे मेरा जो क्रिएशन है, यानी कि मेरी जो वीडियो की क्रिएशन है, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो काफ़ी न्यू है, यूनिक है। ठीक है, तो इसीलिए हर बंदे का जो ये क्रिएशन है, ये जो चीज़ वो बनाते हैं, उसको हमें वैल्यू देनी चाहिए। और लॉ भी ऐसे बंदों को प्रोटेक्शन देता है। कैसे लॉ प्रोटेक्शन देता है कि अगर मेरी ही वीडियो को कोई भी बंदा लगाएगा बगैर मेरी परमिशन के, तो लॉ उस बंदे को रोकेगा। कैसे रोकेगा? मुझे अगर पता नहीं होगा मेरी वीडियोज़ कोई है चोरी कर रहा है और अपने यूट्यूब पर डाल रहा है, मुझे नहीं पता लगेगा, लेकिन यूट्यूब खुद ही आके मुझे बता देगा कि फ़लाँ बंदे ने आपकी वीडियो को फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम में जो है अपने इस चैनल पर डाली है। तो इस तरह से यूट्यूब जो है मेरी हेल्प करता है। तो यूट्यूब में अपने लॉज मौजूद हैं, जिसकी मदद से क्लियरली लिखा गया कि हम किसी भी बंदे की वीडियोस नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए मुझे पता ना भी होगा तब भी यूट्यूब मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि यूट्यूब में कुछ ऐसे लॉज हैं जो हम क्रिएटर्स को प्रोटेक्शन देते हैं कि कोई हमारा काम जो है चोरी ना कर सके। इसकी एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं कि कोई बंदा कोई मूवी बना रहा है, कोई गाना बना रहा है, कोई किताबें लिख रहा है, किसी बंदे ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई ऐप बनाई, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको प्रोटेक्शन मिलती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से। इसके अलावा न्यू इन्वेंशंस एंड डिज़ाइंस, ब्रांड नेम, लोगो एंड स्लोगन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे भी जो है लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि हम किसी के इन्वेंशन मीन्स कोई मज़े की उसने गाड़ी बनाई है, ऐसी गाड़ी या कोई ऐसी मशीन जो इन्वेंशन होती है, या किसी बंदे का कोई डिज़ाइन हो गया, किसी का नाम हो गया। नाम की एग्जांपल ऐसे देते हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया या KFC का नेम हो गया, बड़े मशहूर नाम है। तो ये भी ज़ाहिर बात है उन लोगों ने रखे हैं, तो उनके नाम हम चोरी नहीं कर सकते। हम चोरी करेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज यूज़ करके हमें जेल भी डाल सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन मिली है। लॉ गिव्स द क्रिएटर द राइट टू यूज़, शेयर एंड अर्न फ्रॉम द वर्क। और लॉ क्या करता है, ऐसे क्रिएटर्स जो कि अपनी वीडियोस बनाते हैं खुद की बिल्कुल ओरिजिनल, या कोई ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं, या कोई मशीन बनाते हैं, या कोई म्यूज़िक बनाते हैं, या कोई मूवी बनाते हैं, उनसे वो पैसा कमा सकते हैं वही लोग जिन्होंने उसको बनाया है। कोई दूसरा उनसे पैसा नहीं कमा सकता। इसलिए इंटेलेक्चुअल लॉज को बनाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉपीराइट। कॉपीराइट में मेरी वीडियो की मैंने एग्जांपल आपको दी कि मेरी वीडियो कोई भी डालेगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस बंदे को एक नोटिफिकेशन आएगा उसकी ईमेल एड्रेस पे, कॉपीराइट वाला नोटिफिकेशन, जिस पे उसको कहा जाएगा कि आपने ये वीडियो कॉपी की है। इसके अलावा भी मैं इसकी एक और एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि मैं अगर अपनी वीडियो पे किसी बंदे का गाना यूज़ करी हूँ, म्यूज़िक यूज़ करी हूँ, तो उस वीडियो पर भी कॉपीराइट आ जाएगी और मुझे कहा जाएगा कि आपने फ़लाँ बंदे के म्यूज़िक को अपनी वीडियो पर लगाया है। इसी चीज़ को कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है, चाहे आप किसी की बुक को चोरी करो, चाहे आप म्यूज़िक लो उसका, या उसकी वीडियो, या कोई भी पेंटिंग वगैरह ले लो, इन सब चीज़ों पे कॉपीराइट लगाया जाता है। ठीक है, इट लेट्स द क्रिएटर मेक कॉपीज़। जो क्रिएटर है ना, जो ओरिजिनल मालिक है जिसने इस चीज़ को बनाया, वो अपने काम की चाहे 10 कॉपीज़ बना ले, वो उसका मसला है, लेकिन कोई और बंदा उसके काम को लेके चोरी नहीं कर सकता। शेयर और सेल देयर वर्क। और क्रिएटर जिसने उस काम को बनाया, यानी कि किसी बंदे ने गाना लिखा है, कोई म्यूज़िक लिखा है, तो वो अपने म्यूज़िक को आगे सेल कर सकता है, उससे पैसा कमा सकता है। ठीक है, शो और परफॉर्म इट पब्लिकली। और जो क्रिएटर है वो चाहे तो अपने गाने को पब्लिक में लेके आ जाए, बेशक पब्लिक के लोग उसके गानों को जो है यूज़ करें, लेकिन पैसा ज़ाहिर बात है मेन बंदे को जाएगा। जो बाकी के लोग हैं उनको वो पैसा उससे नहीं डायरेक्ट कमा सकेंगे। उनको कहा जाएगा आप डायरेक्ट इस बंदे के गाने को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपने अल्फाज में आप गा लें, इसको अपने अल्फाज में आप जो है कर लें जो करना, लेकिन इस बंदे का जो गाना है वो उसी का ही होगा। यानी कि मेन आवाज़ उस गाने की और मेन राइटर है वो उसी का ही होगा। बाकी आप लोग उस गाने को खुद गाएं तो हम कॉपीराइट नहीं देंगे, लेकिन एज़ इट इज़ आप उस बंदे के गाने को यूज़ नहीं कर सकते और ना ही उसी आवाज़ में यूज़ कर सकते हो गाने को अपनी वीडियोज़ में। मेक न्यू विजन्स ऑफ इट, वर्जन्स ऑफ इट। वर्जन्स मीन्स कि आप उस गाने के चाहे जो मालिक है ना मेन जिसने उस म्यूज़िक को बनाया है, वो उस गाने के 10 भी मज़ीद सॉन्ग्स नए नए स्टाइल में बेच सकता है। वो मालिक है, वो जो मर्ज़ी करे। उसके अलावा एक बंदे ने, जैसे कि मैंने अगर कोई वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, मैं चाहूँ तो अपनी वीडियो को जिस तरह से भी यूट्यूब पे लगाऊँ, कट करके लगाऊँ, लंबी करके लगाऊँ, वो मेरा मसला, मैं मालिक हूँ उसकी। ठीक है, कोई और बंदा मेरी वीडियो को छेड़छाड़ उसकी नहीं कर सकता। यही बात है, जो क्रिएटर है, जो मेन मालिक है उस काम का, वो अपने काम के साथ जो मर्ज़ी करे, उसको पूरा हक है। कॉपीराइट स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली व्हेन अ वर्क क्रिएटेड। कॉपीराइट कैसे स्टार्ट होता है? कॉपीराइट उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जब कोई काम
पब्लिकली चढ़ जाता है। जैसे कि मेरी अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे चढ़ती जाएगी तो मेरी उस वीडियो पे खुद ब खुद ही कॉपीराइट का प्रोटेक्शन आ जाएगी, यानी कि मैंने उस पर कोई जो है लॉ के किसी डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह नहीं करना, खुद ब खुद ही मेरी वीडियो पे प्रोटेक्शन लग जाएगी कॉपीराइट की। यानी कि मेरी वीडियो कोई भी बंदा बगैर परमिशन के अपने चैनल पर लगाएगा, खुद ब खुद मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपकी वीडियो को फ़लाँ बंदा ने जो है लगाया, क्या हम उसकी यूट्यूब चैनल को उड़ा दें, तो इस तरह का मैसेज हमें आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात बताएगी है कि आप कोई वर्ड्स लिखते हो, एक वर्ड भी, या कोई तस्वीर बनाते हो, कोई कोड लिखते हो, कोई वीडियोस बनाते हो, कोई गाने लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट उस पर लग जाता है। ठीक है, ताकि कोई भी बंदा आपकी परमिशन के बगैर इलीगल तरीके से आपके काम को यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट चीज़ें आती हैं अवॉइडिंग पिलग्रिज्म। पिलग्रिज्म में क्या चीज़ें शामिल हैं? पिलग्रिज्म में आते हैं वर्ड्स, तस्वीरें, कोड्स एंड आइडियाज़। पिलग्रिज्म को लोग समझते हैं कि इसमें भी वीडियोज़ एंड फोटो मूवीज़ वगैरह थे, नहीं। जो कॉपीराइट है ना, कॉपीराइट में हमारे पास शामिल है म्यूज़िक की चोरी, उसके अलावा जो है वीडियोज़ जो बनाई जाती हैं, फिल्में जो बनाई जाती हैं, मूवीज़, तो ये सारी चीज़ें में कॉपीराइट लगता है। लेकिन जो लिखे हुए अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तस्वीरें होती हैं, कोई कंप्यूटर का कोई कोड हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई आइडिया हो जो लिखा हुआ हो, लिखी हुई फॉर्म में हो, तो ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना, इनको कहा जाता है पिलग्रिज्म। पिलग्रिज्म भी कॉपीराइट जैसी चीज़ है, बट इसमें होता क्या है ना कि आपके लिखे हुए अल्फाजों को चेक किया जाता है। इसके एग्जांपल ऐसे मैं देती हूँ ना कि एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें से समझ ले पहली 3 लाइनें आपने खुद लिखी हैं, लेकिन बाकी की 6 लाइनें आपने किसी और के डाटे से ली हैं, फिर अगली लाइनें खुद लिखी हैं। तो पिलग्रिज्म इस तरह होता है ना कि जो हिस्सा आपने किसी और का लिए उसको वो डिटेक्ट करके बता देगा इस पे पिलग्रिज्म आई, ये डाटा किसी और का है, बाकी के डाटे को वो कहेगा ठीक है आपने लिखा लेकिन ये वाला आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह से पिलग्रिज्म चेक किया जाता है। ठीक है, तो पिलग्रिज्म भी एक प्रोटेक्शन होती है। इट इज़ रॉन्ग एंड अनफेयर, यहाँ पे बताया गया कि पिलग्रिज्म अगर आज इसका मतलब ये कि आपने गलत हरकत की, आपने किसी के काम को चोरी किया है। फिर आपको एक और पॉइंट उन्होंने दिया है कि वाई टू वेज टू अवॉइड पिलग्रिज्म, यानी कि पिलग्रिज्म से बचने का क्या तरीका है। उसके बचने के मैंने 4 तरीके बनाए हुए हैं यहाँ पे। ऑलवेज से वेयर यू गॉट द वर्क फ्रॉम, यानी कि जो भी डाटा आपने कहीं से लिया है, आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट में लाजमी मेंशन करो कि डाटा आपने कहाँ से लिया। अगर आप मेंशन नहीं करें तो फिर आपको सज़ा लगेगी कि पिलग्रिज्म उस पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेंशन कर देते हो कि ये मैंने काम कहीं से लिया है और उसका नेम भी मेंशन करोगे, तो फिर वो पिलग्रिज्म नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने ईमानदारी से कह दिया कि डाटा मैंने फ़लाँ जगह से लिया है। ठीक है, फिर आता है यूज़ क्विटेशंस मार्क फॉर एवरी वर्ड। क्विटेशन मार्क का मतलब है कि जो डाटा आपने किसी से लिया है, आप उसकी निशानी दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि दरमियान का जितना पोर्शन है उस पर कॉमास लगा दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है मैंने कहीं से लिया हुआ है, ताकि पहचान हो जाए। री राइट आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स एंड स्टिल मेंशन द ऑथर। यहाँ पे ये लिखा गया है कि अल्फाजों को आप अपने अल्फाज में बदल दो, यानी कि किसी का अगर आपने डाटा लिया भी है तो अपने अल्फाज में बदल दो। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी है। यूज़ टूल्स टू चेक फॉर पिलग्रिज्म इफ़ नीडेड, और बहुत से टूल्स हैं, यानी कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या ऐप्स हैं जो पिलग्रिज्म डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि पिलग्रिज्म जो है ख़त्म की जा सके। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने वो डाटा खुद तो लिख लिया, लेकिन अगर फिर भी उसमें पिलग्रिज्म शो हो जाए कि वो कॉपी है, तो उसको चेक करने के लिए भी आपके पास बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। ठीक है, कुछ पेड में भी मिलते हैं, कुछ फ्री में भी ऑनलाइन है जो पिलग्रिज्म को चेक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है मेकिंग लीगल एंड ऑनेस्ट कंटेंट। यहाँ पे आपने बताना है कि आप बड़े ईमानदारी से अपने कंटेंट को, चाहे वीडियो बनाओ, कोई चीज़ लिखो, वो ईमानदारी से तैयार करो। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद ही वो चीज़ बनाओ। ठीक है, किसी और की चीज़ बगैर कि उनकी परमिशन के ना लो। ठीक है, अपनी चीज़ बनाओगे तो वो इसका मतलब ये है खुद बनाया तो आपने ईमानदारी से खुद की चीज़ बनाई, किसी और की नहीं ली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपने इसमें देना है यूज़ फ्री कंटेंट और थिंग्स लेबल्ड फॉर शेयरिंग लाइक क्रिएटिंग कॉमर्स। अच्छा, क्रिएटिव कॉमर्स पीछे किसको हटा दें, आप सिंपली यहाँ पे लिख दें पॉइंट कि आप उन चीज़ों को यूज़ क्या करो अपने वीडियोज़ में। मैं इसकी आसान एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरी वीडियो में आपको कोई कोई और तस्वीर, कोई स्टिकर दिख रहा है, जैसे कि मैं यहाँ साइड पे एक यूट्यूब का लोगो लगा रही हूँ। ठीक है, ये फ्री है, ये मैंने एक ऐप के थ्रू यूज़ किया है। अगर मैं ये यूज़ कर भी रही हूँ ना, तो यूट्यूब ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी किया इस डाटे को। ठीक है, क्यों नहीं कहेगा यूट्यूब? क्योंकि मैं किसी की वीडियो को परमानेंटली कम्प्लीटली यूज़ नहीं करी। ये फ्री चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। वैसे ही कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं, कुछ साउंड्स होती हैं ऐसी, आपने अक्सर देखा होगा, आपने हॉरर मूवीज़ तो देखी है ना, हॉरर मूवीज़ के पीछे हमेशा एक बैकग्राउंड में डरावना सा गाना लगा होता है, खौफनाक सा, हमें और डराने के लिए। तो वो जो साउंड्स होते हैं वो भी फ्री होती हैं। ठीक है, उस पर कॉपीराइट नहीं लगता, पिलग्रिज्म नहीं लगती। ठीक है, तो इस तरह की जो फ्री चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी ऐसे पर्सन की चीज़ नहीं यूज़ कर सकते जिस पर कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ठीक है,
ऑलवेज फॉलो कॉपीराइट रूल्स, और हमें चाहिए कि कॉपीराइट के रूल्स को हम फॉलो करें, यानी कि कॉपीराइट रूल्स के अंदर ये लिखा जाता है हम किसी और की चीज़ को ले नहीं सकते, उस तरह की बहुत से उसमें रूल्स बताया गया, तो हम उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर, और हमें चाहिए कि जिस बंदे ने ओरिजिनल काम किया उसी को क्रेडिट दें, ना कि उसके काम को हम खुद यूज़ करके अपने नाम से आगे लेके आएँ। डोंट सेल और चेंज समवन्स वर्क विदाउट परमिशन, हमें चाहिए कि किसी के काम को हम सेल ना किया करें बगैर उनकी परमिशन के, ये चीज़ होती है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, जैसे कि यूज़ लाइसेंस्ड म्यूज़िक इन वीडियोज़, यानी कि आप अपने वीडियोज़ के अंदर लाइसेंस म्यूज़िक को यूज़ करो। अब आप सोच रहे हो कि लाइसेंस का क्या मतलब है। अब एक बंदे ने किसी गाने को लिखा है, ठीक है, और उसने गाने को गाया भी है, तो जो मेन ओनर है उस सॉन्ग का, मेन ओनर जो है, उससे आप जो है परमिशन लोगे। अब वो क्या करेगा, आपको गाना तो दे देगा लेकिन बदले में आपसे पैसे लेगा, मनी लेगा, ठीक है। जो पैसे वो आपसे लेगा वो आपको गाना कुछ वक्त के लिए किराए पे दे देगा, किराए पे एज अ रेंट आप उस सॉन्ग को अपने म्यूज़िक में, सॉरी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उस बंदे का काम होता है गाने बनाना, वो आपको जो है गाने अपने बेच सकता है या फिर रेंट पे दे सकता है, ठीक है, आपसे पैसे लेके। इसी चीज़ को कहते हैं, रेंट पे लेने को कहते हैं लाइसेंस किया है उसने आपको सॉन्ग, ठीक है, यानी कि लिखा जिसने है ना इस गाने को बनाया है, आप उससे किराए पे यानी कि लाइसेंस्ड करके उस म्यूज़िक को अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है गिव क्रेडिट टू द पिक्चर यू यूज़, यानी कि जिस बंदे ने पिक्चर बनाई, कोई डिज़ाइन की है फ़ोटो या कोई पिक्चर खींची है, तो जिस बंदे ने वो फ़ोटो ली है उसको आप क्रेडिट दिया करो अपनी वीडियोज़ में, अपने डाटा में, कि फ़लाँ बंदे ने ये किया है। फिर आगे आता है डोंट यूज़ कॉपीराइटेड लोगोज़ और क्लिप्स विदाउट परमिशन, और कभी भी कोई ऐसे लोगोज़ यूज़ नहीं करने चाहिए जो किसी बंदे के हों। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ साइट पे यूट्यूब का एक लोगो लगाया था, ये फ्री है, इसके अलावा कोई ऐसा लोगो जो किसी बंदे ने बनाया और उसने नेम भी उसमें मेंशन किया हुआ अपना, तो मैं अगर उसका काम यूज़ करूँगी तो वो फिर गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो मुझे उसकी परमिशन चाहिए होगी तब ही मैं उसके लोगों को या किसी वीडियो के क्लिप को यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे क्लिप्स का मतलब है कि मैं किसी बंदे की अगर वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर लगाऊंगी तो मुझे उसकी परमिशन चाहिए होगी, तब ही मैं उसको लगा सकती हूँ अपने यूट्यूब पर। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है वाइड्स इंपॉर्टेंट की, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ताकि हम ईमानदारी से काम करें, ताकि लोगों को भी हम पे ट्रस्ट हो कि हम उनसे चोरी नहीं करेंगे बल्कि उनसे परमिशन लेके ही डाटे को यूज़ करेंगे अपने कामों में, अपनी वीडियोस वगैरह में। प्रोटेक्ट्स क्रिएटर्स वर्क एंड इनकरेज न्यू आइडियाज़, और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मेन ओनर है उनके कामों को प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि अगर हम इस तरह से चोरी अगर नहीं करेंगे, परमिशन लेंगे उनसे, उनका म्यूज़िक और ये सॉन्ग्स वगैरह लेंगे, तो इससे क्या होगा कि उनको भी अच्छा फील होगा कि हमारे काम की कदर की जा रही है, कोई चोरी हमारा काम नहीं कर रहा। इससे उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, हौसला मिलेगा। helps you have helps you have a good reputation online, और इससे ये फ़ायदा होता है ना, अगर आपने किसी के काम का यानी कि किसी के म्यूज़िक को अगर यूज़ किया, किसी की मूवी या क्लिप को यूज़ किया है, तो आपकी रेपुटेशन दुनिया की नज़र में ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आप दुनिया को पता होगा कि ये गाना मैंने किसी से लिया है लाइसेंस करा के, यानी कि जिस जो मालिक है उससे परमिशन लेके मैंने इस सॉन्ग को यूज़ किया और उसको मैं पैसे दे रहा हूँ इस सॉन्ग को इस्तेमाल करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपकी रेपुटेशन भी दुनिया की नज़र में ख़राब नहीं होगी और आपको कोई चोर नहीं समझेगा। नेक्स्ट चीज़ें आती हैं अवॉइड्स फाइन्स एंड लीगल ट्राइब्यूनल, और अगर आप परमिशन के साथ जो है यानी कि मेन ओनर की परमिशन के साथ किसी के सॉन्ग और किसी की चीज़ को यूज़ करोगे तो आप पे कोई कोर्ट केस नहीं लगेगा, ना ही आपसे कोई फ़ाइन लिया जाएगा। देखें, अगर बगैर परमिशन के आप किसी की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे कि किसी के गाने को, किसी की वीडियो को या कुछ भी ज़रूरी चीज़ जो उसके बंदे ने बनाई है, तो वो बंदा आपको कोर्ट में ले जाएगा और फिर कोर्ट फिर आपके ऊपर फ़ाइन लगाएगी कि आपने बगैर परमिशन के उसकी चीज़ क्यों यूज़ की, ठीक है। क्योंकि होता पता क्या है कि कुछ लोग किसी के लोगोज़ को, यानी कि उसने कोई लोगोज़ बनाया, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का एक साइन होता है, वो उनका लोगो हो गया। जैसे कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरा लोगो है, मैंने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मेरा लोगो है, ठीक है। तो उसी तरह से मेरी कोई लोगो या मेरी कोई चीज़ जो है उसको कोई यूज़ करेगा मेरी परमिशन के बगैर और मेरी चीज़ यूज़ करके उसे वो पैसा कमाएगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो मेरी चीज़ क्यों यूज़ करे, वो अपनी बनाए, अपना काम करे, ठीक है। वैसे ही मैकडॉनल्ड्स वाले जो कंपनी है, जो लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स को चला रहे हैं, उनके लोगों को कोई और बंदा बगैर उनकी परमिशन से यूज़ करेगा और उस लोगों से पैसा कमाएगा, और मेन मालिक को फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे परमिशन नहीं ली, उससे कुछ भी नहीं उसने किया, बगैर परमिशन के छुपके से उसने इनके लोगों को चोरी किया और उसी लोगों से वो आगे जो है पैसे कमा रहा है, तो फिर ये गलत चीज़ खिलाई जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर फिर कोर्ट में केस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर बड़े बड़े फाइन इनको देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं उस मेन क्रिएटर को जिनके आइडिया को और लोगों को या वीडियो को या म्यूज़िक को चोरी किया है, बगैर परमिशन के यूज़ किया है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है रिकग्नाइजिंग फेक न्यूज़ एंड ट्रूथ वर्थी वेबसाइट्स ऑन दी इंटरनेट। इस हेडिंग का मतलब ये है कि कोई न्यूज़ आपको भेज रहा है, ठीक है, उसको पहचानना कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं। उसके अलावा ऐसी वेबसाइट्स जो फेक होती हैं उसको पहचानने का क्या सही तरीका है, तो उसके बारे में अभी हम यहाँ से रीड करेंगे।
टुडे लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ऑनलाइन वेरी फास्ट, यानी कि आजकल के ज़माने में गलत और झूठी खबरें बड़े आराम से फैल जाती हैं। ये चीज़ इसकी फर्स्ट लाइन में लिखी है। फिर हमने बताना है कि सम ऑफ इट्स ट्रू एंड सम इज़ फेक, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन सही होती है, सच्ची होती है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है झूठी होती है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से यूट्यूब चैनल अपने आप को मशहूर करने के लिए फेक और झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करके हम अपने यूट्यूब चैनल पर ले आएँ। जिससे नुकसान ये होता है ना कि फेक इन्फॉर्मेशन तो वो फैला देते हैं लेकिन उनका चैनल ग्रो कर जाता है, लेकिन उसमें से आधी बातें सच्ची होती हैं और आधी से ज़्यादा बातें झूठी होती हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, जो कि ये बहुत गलत चीज़ होती है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल एंड चेक थिंग्स बिफोर बिलीविंग और शेयरिंग दैम। और हम इंसानों को ये सिखाया गया है कि हमें चाहिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जिस तरह से भेजी जाए उस पर यकीन करने से पहले हमें चाहिए कि उस पर जो है कार्रवाई कर ले, छानबीन कर ले। जैसे कि इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि अगर कोई भी बंदा आपको मेरे नाम की जो है नोट्स सेल कर रहा है और वो कोई और पर्सन है, वो मुझे नहीं जानता और वो झूठ बोल रहा है कि वो मुझे जानता है और वो मेरे नाम से आपको बेच रहा है सारा कुछ, सही है, तो आप ज़ाहिर बात है पहले मुझसे आके पूछोगे कि फ़लाँ पर्सन क्या आप उसको जानती हैं। अगर मैं कहूँगी नहीं मैं उसको नहीं जानती तो इट मीन्स कि वो कोई और पर्सन है जो मेरे डाटे को आपको बेच रहा है। तो यही चीज़ है ना कि चाहे आपको कोई चीज़ बेच रहा हो कोई पर्सन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई आपको दे रहा है जिस पर आपको शक है, तो यही चीज़ है कि आपको सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ मिल जाती हैं ऑनलाइन जिस पे आप लोग यकीन करके फ़ौरन से रिएक्ट करते हो। तो हर चीज़ पे रिएक्शन नहीं करना चाहिए, पहले उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या वो सही भी है कि नहीं। इसी स्टूडेंट मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैम क्या पेपर पोस्टपोन्ड होंगे हमारे सेमेस्टर के, तो मैं उनसे कहती हूँ अभी तक मुझे इसकी 100% श्योरिटी नहीं है, इसलिए अगर मैं कह देती कि होंगे पोस्टपोन्ड तो आप लोग फिर क्या पता कुछ मेजॉरिटी स्टूडेंट उस पर यकीन कर लेते और वो पढ़ते ना, वो फिर टाइम ज़ाया करते। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ आप लोग पढ़ें, पेपर को अगर पोस्टपोन होना होगा वो खुद ही होगा, मेरे बस में नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो इससे से जो इन्फॉर्मेशन होती है लोगों की, जो लोग देते हैं आपको कि पोस्टपोन हो जाएगा, उस पर अंधा एतबार ना किया करें, अपनी पढ़ाई को नॉर्मल तरीके से करें, टाइम वेस्ट ना करें। अगर होना होगा पोस्टपोन खुद ही होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ठीक है। चेकिंग इन्फॉर्मेशन, हमें चाहिए कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन मिलती है, चाहे हम यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, व्हाट्सएप से ले रहे हैं, जहाँ से भी, हमें चाहिए उस ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली चेक करें, ठीक है। तो चेक करने के यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला है लुक एट मैनी सोर्सेज, चेक द ओरिजिनल सोर्स, चेक द ऑथर। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। पहला है मेन सोर्सेज, यानी कि जहाँ से न्यूज़ आई है, यानी कि जिस बंदे ने न्यूज़ दी है, तो फिर मेन सोर्स से जाके पूछें। अब इसके आसान एग्जांपल ये दे रही हूँ कि आपको व्हाट्सएप एक बंदा कह रहा है कि पेपर पोस्टपोन्ड होंगे आपके सेमेस्टर के, आप उसकी बातों पे यकीन कैसे करोगे? यकीन इस तरह से करोगे, आप उसी न्यूज़ के बारे में किससे जानोगे? डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बंदों से जानोगे जिन्होंने पेपर को पोस्टपोन करना है, समझ आ रही है? यानी कि फिर आप उसी न्यूज़ को उन बंदों से चेक करोगे जिन पे आपको ट्रस्ट है। अगर ट्रस्टेड बंदों ने कह दिया कि हाँ जी पेपर पोस्टपोन होंगे, तो समझ आना वो बंदा सही कह रहा है। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी खुद कहती है नहीं होंगे, तो फिर उस बंदे ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है। तो यही चीज़ है कि जहाँ इन्फॉर्मेशन भेजी गई है ना, जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेन सोर्स जिस पे आपको ट्रस्ट हो उससे जाके पूछो, ठीक है। स्टूडेंट मुझ पर ट्रस्ट कर लेते हैं, मैं कहती हूँ भाई मैं मेन सोर्स नहीं हूँ, मेन सोर्स आपकी यूनिवर्सिटी है, उनसे जाके पूछा करो कि क्या वो करना चाह रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है चेक दी ओरिजिनल सोर्स। सी इफ द न्यूज़ कम्स फ्रॉम द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, रियल इंटरव्यू और वेरीफाइड अकाउंट। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आप स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। जब भी कोई न्यूज़ आया करे, सबसे पहले अब ये देखा गया न्यूज़ दी किसने। अगर वो न्यूज़ किसी रैंडम बंदे ने आपको दी है, जो बस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी जगह पे मौजूद है, व्हाट्सएप या फेसबुक पे कोई रैंडम बंदा है, तो उस पर कभी ट्रस्ट ना किया करें। ये देखा करें कि जो न्यूज़ आई है क्या वो न्यूज़ किसी ऑफिशियल वेबसाइट ने दी है या फिर किसी वेरीफाइड बंदे ने दी है। वेरीफाइड मीन्स कि जो उस गवर्नमेंट के इदारे में काम करता है, जिसका काम ही होता है न्यूज़ वगैरह देना पेपर से रिलेटेड, तो वो बंदा ज़ाहिर बात है वेरीफाइड बंदा, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन हर बंदे पे जो अननोन बंदे हैं जो ऐसे ही रैंडमली कोई न्यूज़ दे देते हैं, उन पर ट्रस्ट करना इतना ज़्यादा बनता नहीं है। इसलिए ये चीज़ होती है जो जहन में रखनी चाहिए आपको। फिर आता है चेक द ऑथर, सी हु रोट इट, व्हाट दे डू एंड इफ दिस वेबसाइट गिव्स क्लियर कंटेंट इन्फो। यहाँ पे आपने बताना है इस वाले पोर्शन में कि जिस बंदे ने कोई बुक लिखी है, कोई कंटेंट लिखा है, हमें चाहिए कि उस पर ट्रस्ट करने से पहले ऑथर को देखें कि ऑथर ने क्या वाकई में ये चीज़ लिखी है। यानी कि हमें चाहिए ना कि पहले ऑथर को चेक करें। जैसे कि मैंने बाकी रिसोर्सेज का बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस पर फुली ट्रस्ट करने से पहले हमें चाहिए मेन सोर्सेज पे नज़र रखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगी हमारे पास स्पॉटिंग फेक न्यूज़। स्पॉटिंग फेक न्यूज़ मीन्स कि कोई भी खबर आजकल फैल जाती है यूट्यूब पे, वो होती है फेक न्यूज़। मोस्टली लोग फेक न्यूज़ फैला देते हैं ताकि व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो ऐसे न्यूज़ को कैसे चेक कर सकें कि वो फेक है कि रियल, उसके तरीके भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 पॉइंट्स में।
पहला पॉइंट है वॉच फॉर ड्रामेटिक हेडलाइंस। फेक न्यूज़ ऑफन यूज स्केरी एंड एक्साइटिंग वर्ड्स टू ट्रिक पीपल। जैसे कि फेक न्यूज़ में क्या चीज़ सबसे बड़ी निशानी है? सबसे बड़ी निशानी होती है कि फेक न्यूज़ वाले अपने थंबनेल्स मीन्स कि यूट्यूब की जो वीडियो है उसके शुरू में जो तस्वीर दिखाई जाती है उस पर वो हादसा कोई होता नहीं है, वीडियो में कोई खौफनाक बात होती नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती उस वीडियो में बताने के लिए, फिर भी वो उस वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डरावने थंबनेल्स या डरावनी बातें लिख देते हैं ताकि व्यूवर्स उस पर क्लिक करें और ऑडियंस उसको देखे, जबकि ऑडियंस को कुछ भी उस पर काम का नहीं मिलता। ये वीडियो होती हैं फेक्स। फिर नेक्स्ट होती है चेक डेट एंड कंटेंट। ओल्ड न्यूज़ माइट बी शेयर्ड अगेन इफ़ इट इज़ न्यू। बहुत लोग क्या करते हैं 10 साल पुरानी न्यूज़ भी आपको आज शेयर करेंगे, जिस पे क्या होगा हम उस पर यकीन कर लेंगे, जबकि वो न्यूज़ कब आई थी 10 साल पहले। इसलिए जब भी कंटेंट शेयर किया जाए आप उसके टाइम को देखा करें। फिर आता है चेक पिक्चर्स। यूज टूल्स लाइक गूगल इमेजेस टू सी इफ़ द फोटो इज़ रियल और फेक। गूगल इमेजेस जो है एक मेथड है जो हमें बताता है कि ये तस्वीर रियल है कि नहीं, तो इस तरह से हम पिक्चर्स के बारे में भी जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है यूज़ फैक्ट चेकिंग साइट्स। फैक्ट चेकिंग साइट्स बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो चेक करती हैं कि दूसरी जो वेबसाइट्स हैं वो क्या सही हैं कि नहीं। तो कैसे चेक करती है? ये करती क्या कि वेबसाइट्स लाइक दी स्नॉप्स एंड द फैक्ट चेकर ORG हेल्प सी इफ़ द न्यूज़ इज़ ट्रू। यानी कि आप क्या करते हो कि एक वेबसाइट ने अगर कोई न्यूज़ लगाई हुई है, उस वेबसाइट का आप लिंक कॉपी करके इन दो वेबसाइट पे जब पेस्ट करोगे तो ये दो वेबसाइट्स क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि क्या ये न्यूज़ सही है कि सही नहीं है। तो ये काम करती हैं ये वेबसाइट्स। फिर नेक्स्ट चीज़ें आती हैं हमारे पास चेकिंग इफ़ द वेबसाइट इज़ ट्रूथवर्थी। अब चेकिंग इफ द वेबसाइट इज़ ट्रूथवर्थी, इसकी भी आगे से 4 पॉइंट्स है। इसका मतलब ये है कि क्या वो वेबसाइट इतनी ट्रस्टेबल है कि इस पर लोग ट्रस्ट कर सकें। तो ये चेक करने का तरीका क्या है कि हम इसमें ये 4 पॉइंट्स यूज़ करेंगे। पहला है लुक एट द वेबसाइट एड्रेस। वेबसाइट एंडिंग विद edu, jov और unknown organization are usually safe. बी केयरफुल वेयर वियर्ड और मिसस्पेल्ड एड्रेसेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसी वेबसाइट जो कि इन नामों से होती है मोस्टली, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे ये नाम सही से नहीं लिखे गए होंगे, उनके वर्ड चेंज हुए होंगे, सही है सही नहीं होंगे वो वर्ड, जैसे कि वाई लग जाएगा इसके साथ या यू लग जाएगा, कोई और चीज़ लग जाएगी जो सही ना हो, मैच ना करी हो मेन के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि edu वेबसाइट सही है, लेकिन edu की जगह edw आता, कोई चीज़ चेंज हुई होती, तो इट मीन्स कि वो वेबसाइट ठीक नहीं है, वो वेबसाइट फेक है। एक ये निशानी मैंने बता दी। दूसरी निशानी है हमारे पास चेक दी वेबसाइट डिज़ाइन। गुड अपडेटेड वेबसाइट्स आर मोर ट्रस्टवर्थी। यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जो कि जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो आमतौर पे ख़ुद को अपडेट रखती हैं। ब्रोकन लिंक्स और लॉस्ट ऑफ एड्स मे मीन इट इज़ नॉट रिलायबल। यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जिन पर आपको लगातार एड्स शो हो रहे हैं और लगातार एड्स सामने आ रहे हैं, वो वेबसाइट ट्रस्ट के काबिल नहीं होती। ये सेकेंड ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन आती है लुक फॉर रेफरेंसेस। ट्रूथवर्थी कंटेंट शो वेयर द इन्फो केम फ्रॉम। वेग क्लेम्स मे बी फॉल्स। यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जिसमें चीज़ें अनक्लियर लिखी हों, क्लियरली लिखी ना हो। उसके अलावा ट्रूथवर्थी कंटेंट शो वेयर द इन्फो केम फ्रॉम। जो सही वाली वेबसाइट्स होती हैं उन पर प्रॉपर्ली रिसोर्स मौजूद होती है या सोर्सेज मौजूद होते हैं कि ये डाटा कहाँ से उन्होंने लिया। यानी कि जो अच्छी वाली वेबसाइट है उनमें बताया गया होता है, लेकिन जो सही वाली वेबसाइट्स नहीं होती उन्होंने इस तरह की चीज़ें सही से नहीं बताई होती कि उन्होंने ये डाटा कहाँ से लिया। यानी कि उसमें चीज़ें क्लियरली मेंशन नहीं होती कि इन्होंने जो भी डाटा इस वेबसाइट में डाला है वो कहाँ से लिया। इसलिए ये भी एक निशानी है फेक वेबसाइट की। फिर आता है चेक अबाउट अस। Reliable sites explain who they are and how they work. If this info is missing, be careful. जो सही वेबसाइट्स होती हैं, जो अच्छी होती हैं, उनके अबाउट अस को आप लाजमी चेक किया करें। हर वेबसाइट में एक अबाउट अस वाली ऑप्शन होती है, उस पर जाके जब आप क्लिक करेंगे उसमें वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वेबसाइट किन लोगों ने बनाई और कहाँ किस वजह से बनाएगी, ये सारा कुछ उस अबाउट अस में मौजूद होता है। अगर आपको अबाउट अस में कोई चीज़ सही से ना लिखी मिले, इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट ही फेक है। ये निशानियाँ हैं फेक वेबसाइट की। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है वाई मीडिया लिटरेसी मैटर्स। इस लाइन का मतलब ये है कि लोगों के लिए सोशल मीडिया यूज़ करने की और मोबाइल यूज़ करने की और कंप्यूटर यूज़ करने की समझ होना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग, इंसान जो हैं, स्मार्ट चॉइसेस किया करें। यानी कि जब भी वो सोशल मीडिया यूज़ करें या किसी वेबसाइट को खोलें कोई रिसर्च करने के लिए, तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो ताकि वो ट्रस्ट करने से पहले देखें कि क्या ये वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है, क्या ये वेबसाइट सही इन्फॉर्मेशन दे रही है कि नहीं। ये रीज़न होती है कि इंसानों को चाहिए कि वो ऑनलाइन जब भी कुछ भी यूज़ करें तो उनको पता हो कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। फिर आगे आता है टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनेस्टी। ये सारा कुछ जो भी हमने अभी
चीज़ इस वीडियो में देखा, इसने हमें ये सिखाया है कि हमें ईमानदारी कैसे दिखानी चाहिए खुद भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करनी चाहिए। किसी की चीज़ हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपने डाटे में। बिल्ड्स ट्रस्ट एंड सेफ्टी इन डिजिटल स्पेस। जब हमें ये सारा कुछ आएगा तभी जाके हम सेफली उस कंटेंट को यूज़ कर सकें। जैसे कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी वेबसाइट से, तो वो वेबसाइट के बारे में जानने का तरीका ऊपर बता दिया गया। अगर वो चीज़ें आपको आती होंगी तभी आप सेफली रह सकेंगे, आपका डाटा भी सेफ रहेगा और आप गलत वेबसाइट से बचे रहेंगे। फिर आगे आता है मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल एंड डिजिटल सिटीजन्स। तो ये लास्ट लाइन में ये लिखा है कि जो भी इंसान प्रॉपर तरीके से डिजिटल यानी कि आईसीटी एथिक्स को फॉलो करेंगे तो वो लोग सेफ रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। कंक्लूजन जो भी ऊपर पढ़ा है वही चीज़ें दोबारा कंक्लूजन में दोहरा देनी है।